बिना आपके कैसे हो। किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो सेंटर ऑफ फोकस है वो कौन होता है? बच्चे। ठीक है, कॉलेज की जान है आप लोग, कॉलेज की आत्मा है आप लोग, है ना। अगर आप नहीं तो ये कॉलेज तो फिर वीरान है। ये बिल्डिंग हम लोग किस लिए हैं? आपके लिए। ठीक है, तो आप ही सब कुछ हो। आप जैसे शरीर में ब्लड होता है ना, वैसे ही किसी कॉलेज और स्कूल में बच्चे हैं। शरीर में ब्लड नहीं तो मर गया वो आदमी। स्कूल कॉलेज में बच्चे नहीं तो खत्म हो गया स्कूल कॉलेज। आप ही हो। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, अपने आप को ब्रह्मा ही मान के आओ कि हम ही हैं सब कुछ। और वो गाना भी है, अरे मैं नहीं तो कौन बे, है ना। अरे तुम नहीं तो कौन, तो तुम ही लोग। और फिर वो भी है कि हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, है ना। मतलब सब लोग हैं। तो ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे रॉलेट एक्ट की, है ना। क्या था ये रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट आपने पढ़ा था, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का एक ऐसा कानून कि जिस दिन मन, जब मन करे अंग्रेजों का, जिसको अच्छा ये बहुत उठा पटक कर रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं, इनको अंदर कर देंगे, जेल में कर देंगे। क्योंकि ऐसा क्यों, ऐसा कानून क्यों लेके आए वो? ऐसा कानून इसलिए लेके आए क्योंकि बहुत सारे क्रांतिकारियों से परेशान हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इधर गांधी, नेहरू, कलाम, बोस, ये सब परेशान कर दिए थे। तो उन्होंने कहा कि इनको अब बिना पूछे सीधे क्या करेंगे, जेल में अंदर कर देंगे। कोई वकील अपील, क्योंकि पूछ के जाएंगे तो कोई आरोप तो है नहीं इनके ऊपर, ऐसा कोई अपराध तो किए नहीं है, समझ रहे हो। तो किस आधार पे इनको जेल में बंद करेंगे? सोचो, कोई आधार तो होना चाहिए। पुलिस आज आपको पकड़ने आती है तो उसके पास एक बेस होता है, एक वारंट होता है कोर्ट के द्वारा, आपको दिखाएगी वो कि आप इस अपराध में वांटेड हैं, तब आपको ले जा रहे हैं। और वो भी कोर्ट में ले जाएंगे। और कोर्ट में आपका वकील जाएगा, आपका पक्ष रखेगा कि नहीं नहीं साहब ये तो मासूम है, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। कोर्ट का जज सुनेगा और कहेगा ठीक है ले जाइए, मासूम है। तो इन्होंने कहा कि इस कोर्ट कचहरी के चक्कर से मुक्ति पाओ, सीधे उठाओ और जेल में डालो, तभी ये लोग सुधरेंगे। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट का जम के विरोध किया भारतीयों ने। विरोध होना ही चाहिए। ऐसा कोई कानून अगर आज की सरकार लाए तो आप लोग विरोध करोगे नहीं करोगे? करोगे ना। जम के विरोध करना चाहिए। कैसे विरोध करोगे? सड़क पे निकल के, झंडे लेके, नारेबाजी करके, अहिंसात्मक तरीके से। हिंसा नहीं फैलाओ, लेकिन विरोध कड़क होना चाहिए। ठीक है, आलोचना कड़क होनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग आलोचनाओं से भी डर जाते हैं, समझ रहे हो। लेकिन जो समझो आलोचनाओं से डरा हुआ व्यक्ति है, आलोचनाओं से जो डर जाए वो कायर आदमी है या कि तानाशाह है। क्योंकि डरते यही दो बहुत है, एक तो कायर या कि तानाशाह। तानाशाह भी बहुत डरा होता है क्योंकि उसको लगता है कि कहीं मेरी सत्ता ना चली जाए, समझ रहे हो। और शानदार आदमी हमेशा मूड में रहता है कि मेरी आलोचनाएं भी हो रही तो हो जाने दो। आलोचनाओं से क्या होता है? सुधार होते हैं। जब आपकी आलोचनाएं होंगी तो आप उसको सुनोगे और पॉजिटिव दिशा में आप सुधार करोगे कि हम ये चीजें दूर कर लें। ठीक है, बहुत सारे लोग या बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसी सरकारें जो आलोचनाएं नहीं सह पाती हैं, खत्म हो जाती हैं। या कि जहां आलोचना सहन करने की क्षमता नहीं होती वहां तानाशाही आ जाती है। और हम एक कैसे देश में हैं? डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक देश में है, जहां आप भरपूर तरीके से आलोचना कर सकते हो। आलोचना करना आपका मूल अधिकार भी है। आर्टिकल 19 पढ़ोगे भी आप, संविधान में मूल अधिकार लिख दिया गया है कि आप खुलेआम आलोचना कर सकते हो। हाँ, लेकिन आलोचना का मतलब ये नहीं कि गाली देने लगना। ठीक है, गरियाना नहीं होता आलोचना का मतलब कि आप कहोगे कि मुझे राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच है तो मैं गरियाऊंगा, नहीं। आपकी फ्रीडम वहीं तक है जहां तक कि दूसरे की फ्रीडम का उल्लंघन ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो रॉलेट एक्ट में लिख लो एक लाइन, इसके बाद हम आगे चलेंगे। लिखिए, केंद्रीय विधान परिषद ने 17 मार्च 1919 को 17 मार्च 1919 को यह विधेयक पास किया। विधेयक समझते हो ना, विधेयक पास किया। एक होता है बिल, एक होता है एक्ट। बताया था क्या मैं इसके बारे में? एक होता है प्रस्ताव हिंदी में, फिर उसी को कहते हैं विधेयक। देखो, कानून कैसे बनता है? कानून ऐसे बनता है कि जब किसी भी सदन, जैसे पार्लियामेंट के बारे में समझिए हम,
पार्लियामेंट में कानून बनाने का क्या प्रोसेस है? पार्लियामेंट के कितने अंग हैं अच्छा बताओ? संसद के अंग कौन कौन से? हाँ, वेरी गुड। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति भी है, ठीक है, ध्यान रखना। अब कोई कानून आपको बनाना है, ठीक है, जैसे मान लो अभी कानून बनाना चाहती है सरकार कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल कर दिया जाए, एक कानून बनाना चाहती है, तो कैसे बनाओगे? कहने को तो कह दिए, कानून कैसे बनेगा? पहले कोई प्रस्ताव आएगा किसी भी इनमें से किसी भी सदन में, चाहे इसमें आ जाए चाहे इसमें आ जाए, ठीक है, एक प्रस्ताव आएगा, ठीक है, उस प्रस्ताव में लिखा रहेगा कि यह सदन भारत में रहने वाली लड़कियों की उम्र, शादी की उम्र 18 से 21 करने का प्रस्ताव रखती है। अब इन दोनों सदनों में वोटिंग होगी, बहुत सारे मेंबर्स आप बैठते हैं, आप जानते हो राज्यसभा में कितने मेंबर बैठते हैं? 250। लोकसभा में कितने बैठते हैं? 543, ठीक है, और राष्ट्रपति तो एक होते ही है। अब राज्यसभा में, लोकसभा में कुछ लोग सरकार के पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष के होते हैं, और आप जानते हो कि सरकार के पक्ष वाले लोग ज्यादा होते हैं, तभी तो उसकी सरकार है। वोटिंग होगी, जिसके पक्ष में ज्यादा लोग होंगे, अगर प्रस्ताव के पक्ष में ज्यादा लोग हैं तो मान लिया जाएगा कि प्रस्ताव पास हो गया। अब एक सदन से पास होकर दूसरे सदन में जाएगा, ठीक है, वहां भी यही चर्चा होगी, वोटिंग होगी, और जब दोनों सदनों से प्रस्ताव पास हो जाएगा तो जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। यह प्रोसेस होती है। तो ठीक है, तो यह विधेयक आपने देखा कब पास हुआ? 15 मार्च 1919 को, ठीक है। अब लिखिए, इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार किसी को भी बिना बताए गिरफ्तार कर सकती थी। इस अधिनियम के द्वारा, फास्ट हो गया क्या? इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार किसी को भी बिना बताए, बताने की जरूरत नहीं है, गिरफ्तार कर लेगी, गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है, कि बताने की जरूरत नहीं है। सरकार को डाउट हुआ, अच्छा ये लड़की बहुत लिख रही है, चलो इसको जेल में डाल देते हैं, जेल में डाल देंगे। वो लिख रही है मतलब पहले बच्चे, लड़कियां न्यूज़पेपर में लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे, किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ, और लिखना चाहिए। आज भी बहुत सारे आपको न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपने सुना होगा एक टर्म गोदी मीडिया का, सुना है? कौन सी मीडिया को गोदी मीडिया बोलते हैं? जो सरकार की गोद में बैठ जाए, जो सरकार की गोद में बैठ जाए मतलब जो सरकार की आलोचना बिल्कुल न करे, सरकार की सिर्फ बड़ाई करे, अरे ये बहुत बढ़िया सरकार कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, इसलिए उसको एक नया टर्म दे दिया गया है, गोदी मीडिया। और सरकार हमेशा चाहती है कि मीडिया ऐसी हो जो हमारी आलोचना ना करे, लेकिन मीडिया का काम ये नहीं है। मीडिया का काम है जनता की आवाज को पहुंचाना सरकार तक, और सरकार जहां गलत करे उसकी आलोचना करना, ठीक है। तो सरकारें जब डर जाती हैं तो मीडिया को खरीद लेती हैं, और उसको क्या बना देती हैं? गोदी मीडिया, है ना। कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोदी में बैठा के पालती रहती है, वैसे ही सरकार कभी कभी मीडिया को अपनी गोदी में रख के ऐसे खिलाती रहती है पैसे। अब क्या ही करेगा वो, है ना। लेकिन पत्रकारों का काम क्या है? जनता की आवाज को निष्पक्ष तरीके से बिना डरे सीधे सरकार तक पहुंचाना। और इस मामले में बहुत सारे पत्रकारों की जान भी जाती है, बहुत सारे पत्रकार मारे जाते हैं, बहुत सारे पत्रकार। अभी आपने देखा होगा एक केस यहीं आपके बगल में छत्तीसगढ़ का है, एक ठेकेदार ने रोड बनाई, ठीक है, वो रोड ऐसी बनाई कि ऐसे आप पैर से मार दो तो रोड उखड़ जाए। एक पत्रकार गया, लोकल पत्रकार था, उसने उस चीज को कवर किया और उसके खिलाफ एक तरह से आवाज उठा दी कि घटिया रोड बनाया है, सारा पैसा खा गया। उस ठेकेदार ने उस पत्रकार को गायब कर दिया, समझ रहे हो। अब पता चला, उसके लोग ढूंढने लगे कहां गया कहां गया कहां गया, उसको मार दिया गया था। और मार के उसको, जो सेफ्टी टैंक होता है ना आपके घर में, जो लेटरिन बनी होगी उसमें एक गड्ढा होता है, उसको उसमें डाल के पैक कर दिया। बाद में एक केस सीबीआई के पास पहुंचा, सीबीआई ने तब उसकी बॉडी निकाली और देखा कि कई सारे उसके सर पे चोट के निशान थे, उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया था। ऐसे बहुत सारे पत्रकार मारे जाते हैं देश में जो ऐसे भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, समझ रहे हो। तो असली पत्रकार की जान बहुत खतरे में होती है, और बड़ा रिस्पॉन्सिबल काम करता है, वो अपनी जान पे खेल के आपके लिए आवाज उठाता है। लेकिन ऐसे बहुत कम पत्रकार हैं, ज्यादातर पत्रकार सरकार के पक्ष वाले होते हैं कि सरकार की आलोचना नहीं करेंगे, सरकार की प्रशंसा करेंगे और सरकार से ही पैसे लेंगे। बात समझा रहे हो। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? अगर
किसी भी घर को आपको कोई एक कमरा बनाना है तो कितने पिलर लगाओगे आप? हाँ, कितने पिलर लगाओगे भाई बताइए? ये एक आपका कमरा बनके तैयार हो गया, रहोगे इसमें आप? हाँ, एक पिलर ये हो गया, 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 4 पिलर। हमारा लोकतंत्र इन्हीं 4 पिलर से मिलके बना हुआ है। वो चारों पिलर कौन कौन है? अब पत्रकारिता चौथा पिलर है, चलो ये बता दिया। तो 3 पिलर कौन से? बोलिए। एक पिलर है कार्यपालिका, एक पिलर है विधायिका, एक पिलर है न्यायपालिका, और एक पिलर है क्या? पत्रकारिता। अरे गधो, अभी बोल रहे हैं फिर भी नहीं बोल रहे हैं चौथा पिलर क्या है? पत्रकारिता। ठीक है, तो 3 पिलर तो अपना काम करते हैं, चौथा पिलर पत्रकारिता है। समझ रहे हो? अब भारत में कोई, आजकल तो डिजिटल का जमाना है, आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं, आप पत्रकार हैं। जो जनता के लिए आवाज उठाए, जो जनता के हित में काम करे, सरकार के नाक में दम कर दे, जनता की आवाज पहुंचा दे, वही पत्रकार है। ठीक है, हाँ, उसके लिए कुछ कोर्सेज भी होते हैं कि आप मास कम्युनिकेशन कर लिए, उसमें यूजी कर लिए, पीजी कर लिए, डिग्री ले ली, तो आप एथोराइज्ड, मतलब ट्रेनिंग कर लिए, सीख लिए आप। लेकिन आजकल ऐसा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। कुछ आपने छोटे मोटे नन्हे मुन्ने पत्रकार भी देखे होंगे, देखा है कभी? एक छोटी बच्ची थी 4-5 साल की, वो ब्लॉगिंग करती है, जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, उसने बड़े ही प्यारे शब्दों में तुतला के बोला प्रधानमंत्री से कि मेरे गांव की रोड खराब है, प्रधानमंत्री बर्मा दीदी। तो वो वीडियो प्रधानमंत्री तक पहुंच गया और उसके गांव की रोड बन गई। एक उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जब नई सरकार बनी थी, तो उसने एक इनिशिएटिव लिया कि हम 1 साल के अंदर पूरे अपने प्रदेश की सड़क को गड्ढा मुक्त कर देंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी सड़कों पर बहुत जगह गड्ढा होता है प्रदेश में, तो सरकार ने कहा कि हम क्या कर देंगे, गड्ढा मुक्त कर देंगे। अब बहराइच या किसी उत्तर प्रदेश के जिले की, पिछड़े जिले की ही एक बच्ची जो स्कूल जाती थी, स्कूल में उसने एक दिन वीडियो बनाया और योगी जी से बोला कि देखिए यहाँ तो रोड में गड्ढे ही गड्ढे हैं, रोड कहाँ है? पूरा प्रशासन हिल गया, समझ रहे हो? डीएम का तबादला हो गया, क्या कर रहे हो तुम लोग, रोड बनी क्यों नहीं अभी तक? तो ये है दम पत्रकारिता का, आप कर सकते हो। समझ रहे हो? आपकी रोड भी खराब है ना, लेकिन आपके अंदर वो काबिलियत नहीं लगता है। भोंदू भाई हो आप लोग, गधे हो आप लोग, कि आप एक वीडियो नहीं बना सकते, इस पे ट्वीट नहीं कर सकते, आप टैग नहीं कर सकते आप। ये एक्टिविज्म है। ठीक है, पहली बात तो आप लोगों को, हमको लगता है कि बड़ा सताया गया है ना, बड़ा दबाया गया है। नहीं दबाया गया है, नहीं सताया गया है। तो फिर आपके अंदर का वो जो एक होता है ना बच्चापन, निकल के आना चाहिए कि आप खुल के बोलो, बिना डरे, बिना झिझके, अपनी बातों को कह दो, जो है जैसी है कह दो। जो बच्चा नहीं बोलता, कम बोलता है, वो उसको या कि घर में, स्कूल में बहुत दबाया जाता है, नहीं नहीं बोलना नहीं, शांत शांत, ये मत बोलो, वो मत बोलो, वो बच्चे नहीं बोल पाते जीवन में। और जिन बच्चों के पेरेंट्स उनको प्रोत्साहित करते हैं, टीचर प्रोत्साहित करते हैं कि बोलो बोलो बोलो, ये भी बोलो, वो भी बोलो, गलत जहां दिखे वहां बोलो, वो बच्चे खूब बोलते हैं और वही बच्चे जीवन में अच्छा कर पाते हैं। समझ रहे हो? तो आपको अंडर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, कॉन्फिडेंस में रहना है। ठीक है, और बच्चों को तो रहना ही चाहिए, तभी आपके साथ गलत नहीं होगा। अगर आप दबे दबे से रहोगे, बोलोगे नहीं, तो दुनिया बड़ी जालिम है, बहुत सताएगी आपको, भयंकर शोषण करेगी आपका। क्यों? क्योंकि आप बोलते नहीं। तो ये कहेगी ये तो बोलता नहीं है, इसका परेशान करो, इसको घर में भी परेशान हो गए, बाहर भी परेशान हो गए। तो ये समझ लो, डरना नहीं है किसी से, दबना नहीं है किसी से, झुकना नहीं है किसी के सामने, जो जैसा है कह देना है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए सरकार ने क्या कहा, बिना बताए गिरफ्तार कर सकती थी। भारतीय जनता ने रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा। क्या कहा भाई? काला कानून है ये, काले पानी की सजा तो होती ही थी, काला कानून भी बना दिया। किसने? अंग्रेजों की सरकार ने। सब काला ही काला है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला नहीं, गोरा होना चाहिए। बुरी नजर वाले का मुंह गोरा होता है, काला नहीं। ठीक है, ये भूल जाओ, कहावत बदलो, क्योंकि हमारे देश को सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया है? कालों ने कि गोरों ने? गोरों ने। ठीक है, तो बुरी नजर वाले तेरा मुंह गोरा, ठीक है, काला नहीं। तो लिख लिया काला कानून कहा। गांधी जी ने इसकी आलोचना करते हुए
गांधी जी ने इसकी आलोचना करते हुए इसके लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। क्या बनाया गांधी जी ने? सत्याग्रह सभा। ठीक है, सत्याग्रह सभा की स्थापना की और 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया। 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल आयोजित किए गए। हड़ताल समझते हो? कभी आपने हड़ताल की है? आप घर में किए कभी हड़ताल? क्या आज से खाना वाना नहीं बनेगा, कोई काम नहीं होगा, न खाऊंगी न बनाऊंगी, न खाऊंगी न खाने दूंगी, है? ऐसी हड़तालें की है कभी आपने? अपनी बात मनवाने के लिए कि मुझे चाहिए फोन, मुझे फोन जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक अब मैं हड़ताल पे रहूंगी, भूख हड़ताल पे कि मैं खाऊंगी नहीं, या कि आमरण अनशन पे अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी जब तक मुझे फोन नहीं मिल जाता, जब तक मुझे स्कूटी नहीं मिल जाती, जब तक मेरा ये काम नहीं हो जाता। ठीक है, ये करना होता है, ये करना होता है तभी काम होता है, वरना ऐसे सुनता नहीं कौन है। ठीक है, तो आपको अपने अधिकारों के लिए ये सब चीजें सीखना है। और खासकर अब गांधीवाद शुरू हो रहा है, गांधी का ईरा शुरू हो रहा है। कोई भी आंदोलन सफल तभी होता है जब वह गांधीवादी तरीके से होता है। गांधीवादी मीन्स सामने वाले को मजबूर कर देना अपनी बात मानने के लिए, समझ रहे हो? मार के मजबूर नहीं करना है कि मानोगे कैसे नहीं मेरी बात, मारूंगा। उसके सामने अड़े रहकर, टिके रहकर, आग्रह करके अहिंसात्मक तरीके से कि मेरी बात मानिए वरना मैं जान दे दूंगी। यस, हाँ, गांधी यही करते थे। गांधी अंग्रेजों के सामने बैठ जाते थे और कहते थे अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं मर जाऊंगा। अंग्रेज चाहते भी थे मर जाए बुढ़ाए तो सारा कंटक खत्म हो, लेकिन गांधी जी चालाक आदमी थे। जब मरने की टाइम आता था कहते थे यार लोग कैंसिल, ये लोग बात मान ही नहीं रहे हैं, अब मैं नहीं मरूंगा। कई बार ऐसा हुआ, अंग्रेज चाहते थे कि गांधी मर जाए। तो देखो होता क्या, जब गांधी आंदोलन में बैठ जाते थे तो पूरी जनता पूरे देश की बैठ जाती थी। अब पूरी जनता उनके साथ बैठ जाती थी तो परेशान हो जाते थे, सरकार चलेगी कैसे। तो सोचते थे ये बुढ़ा मर जाए ना तो सारा कंटक खत्म हो जाए, लेकिन वो जानते थे कि मैं तब तक करूंगा जब तक मरना नहीं है मुझे, जब मरने की बारी जब आएगी तो कैंसिल कर दूंगा कि नहीं नहीं अब मरना नहीं, मरना कैंसिल, अब अगली बार देखेंगे। ठीक है, मतलब आपको दबाव बनाना है, झुकाना है। ठीक है, मरना नहीं है जानबूझ के, क्योंकि अगर आप नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब तक आप हो तभी तक दुनिया है, आपको ऐसा मान के चलना है, क्योंकि आप नहीं हो और दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं तो आपकी किस काम की है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी कौन है? आप हो। किसी दूसरे के लिए भी जान नहीं देना। इस उम्र में आपके साथ ऐसा होता है ना, कि आपको कहीं प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी, आप कहोगे कि आई कैन लिव विदाउट यू, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। नहीं करना है, जी लोगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है। हाँ, तो नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, दुनिया में लाखों हैं लोग, बहुत सारे लोग मिलेंगे, लोड नहीं लेना है जीवन में। पहली प्रायोरिटी आप हो, सेल्फ लव। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आगे लिखिए, आगे हेडिंग डालिए। अब गांधीवादी युग, ये खत्म हुआ रोलेट एक्ट, अब हम पढ़ेंगे गांधीवादी युग, गांधीयन इरा के बारे में। गांधीवादी युग, देखो गांधी अफ्रीका से आ चुके हैं। अफ्रीका कब गए थे? कल बताया था मैंने, 1900 1800। ठीक है, गांधी जी पैदा कब हुए? अफ्रीका कब गए? लौट के कब आए? और पहला आंदोलन कब किया? ठीक है, क्रोनोलॉजी आप समझो, क्रोनोलॉजी समझते हो ना, क्रोनोलॉजी समझना होता है सबसे पहले। अगर आप क्रोनोलॉजी समझ लिए तो सारी चीज समझ जाओगे। तो गांधी अफ्रीका से लौट के आते हैं 15 में, तो 2 साल क्या कर रहे थे? 2 साल कहां थे गांधी? 2 साल पूरे देश में घूम रहे थे। ठीक है, क्यों घूम रहे थे भाई? क्योंकि उनके गुरु ने कहा था। उनके गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी पहले, आपने गांधी की कौन सी फोटो देखी है? डंडा वाली, है ना, कि मारूंगा अभी डंडा निकाल के। एक धोती कुर्ता, मतलब धुर्ता क्या, एक ही पहनते थे वो, और उसी को लपेट के ऐसे रख लेते थे। ऐसी देखिए अधनंगा वाली, है ना, जिसमें वो पूरा कपड़ा नहीं पहनते थे। लेकिन गांधी ऐसे थे नहीं। 1915 तक
गांधी, संभालो अपने आप को बच्चों, क्या हुआ, क्या समस्या है, बहे जा रहे हो, गिरे जा रहे हो बैठे बैठे, संभालिए संभालिए। ये दुनिया तो आपको गिराने में यूं ही लगी हुई है, आप क्यों गिर रहे हो खुद से? कोई ना कोई आपको गिरा ही देगा, चिंता मत करो, लेकिन आप अपने आप को संभाल लो, ठीक है? दुनिया आपको गिराने ही वाली है, तो मजबूत बन जाओ कि गिरो मत। 1915 तक मैं बता रहा था गांधी ऐसे नहीं थे। गांधी का पहनावा कैसा था? अंग्रेजों वाला, सूट बूट हैट लगाते थे गांधी, समझ रहे हो, एकदम वेल ब्रिटिश लुक था उनका। क्यों? पढ़ाई वहीं से हुई है, बाहर रह के नौकरी कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। 15 में जब आते हैं और पूरा देश कहते हैं, गुरु जी उनके कहते हैं कि बेटा गांधी मुंह बंद कर लो अपना, आंखें खोल लो और कान खोल लो और पूरा देश घूम डालो। इसका क्या मतलब हुआ? कि कहीं कुछ बोलना मत, सिर्फ देखना और सुनना और सिर्फ ऑब्जर्व करके आ जाओ। कभी कभी ऐसा होना भी चाहिए, आप कुछ बोलो मत, सिर्फ देखो और सुनो, ऑब्जर्व करो। 2 साल गांधी ने चीजें की, देश को ऑब्जर्व किया, तो क्या देखा देश में? उन्होंने देखा कि भयंकर भुखमरी है, देश की आधी से अधिक जनता ऐसी है जिसके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, गरीबी से लोग मर जा रहे हैं 30-30 साल में, ठीक है? एकदम जानवरों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, महिलाओं का कोई लिविंग स्टैंडर्ड नहीं, पुरुषों का कोई लिविंग स्टैंडर्ड नहीं। तो उन्होंने कहा, बाद में रियलाइज किया कि मैं एक ऐसे देश को एक तरह से प्रशिक्षित बनाना चाहता हूं, आजाद कराना चाहता हूं जिसकी स्थिति ऐसी है, तो उसका नेता कैसा होना चाहिए, जनता का नेता कैसा होना चाहिए? जो जनता के जैसा हो, जनता के जैसा दिखे। तो गांधी ने कहा कि अब मैं अपना पहनावा त्यागता हूं। एक्चुअल में गांधी एक तालाब किनारे, कहीं कहानी ऐसी है कि एक तालाब किनारे गए थे, कहीं एक महिला कोई नहा रही थी, लेकिन उस महिला के पास नहाने के बाद पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, समझ रहे हो? ये कंडीशन थी कि एक बार जो कपड़ा एक ही होता था उसी को सुखा के फिर से पहनना है, फिर नहाना है, फिर पहनना है। गांधी जी सूट वूट हैट में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसा देश, हमारा देश, जो भुखमरी से मर रहा है, गरीबी से मर रहा है, और उनका नेता सूट बूट पहनेगा 10 लाख का, जनता उसको नेता मानेगी? तो गांधी ने कहा, अब मैं अपना पहनावा, अपना वस्त्र त्यागता हूं, अब मैं वही कपड़ा पहनूंगा जो खुद से बनाऊंगा। और वो चरखे पे सूत काटते थे और उसी सूत से बनाया हुआ कपड़ा पहनते थे। तो पहली उनकी यही थी कि हम जनता, आम जनता की तरह जीवन जिए। तो बहुत लग्जरी लाइफ थी गांधी की, ऐसे सामान्य आदमी नहीं थे वो, ठीक है? बड़े बड़े 5 स्टार होटल जैसी लाइफ थी उनकी रहना, लेकिन उन्होंने सब त्यागा और कहाँ रहने लगे? साबरमती आश्रम बनाया एक, अब बोला कि अब मैं कॉमन मैन की जिंदगी जीऊंगा, तब तो मैं समझूंगा कि एक सामान्य आदमी कितना दर्द सहता है, कितना दुख सहता है, तभी तो मैं उसके दर्दों को निवारण कर पाऊंगा, वरना कैसे समझूंगा? नहीं तो क्या कर पाऊंगा, समझ रहे हो? आज के पार्लियामेंट में देखो, संसद में जितने लोग बैठे हुए हैं वो बहुत बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, बहुत पैसा उनके पास, और वो कहते क्या है कि हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो चाय वाले थे, चाय बनाते थे, तब बने प्रधानमंत्री, ठीक है? और बहुत सारे लोग, मोदी प्रधानमंत्री को छोड़ दो, उसके पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, मैं मजदूर का बेटा हूं। उनके 4 पुश्त के लोग मंत्री थे, उनके 4 पुश्त के लोग विधायक थे, लेकिन जनता को मूर्ख कैसे बनाना है? क्योंकि देश में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? किसानों की। सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? मजदूरों की। तो जब तक वो ये नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हारे बीच से निकल के आया हूं, मैंने गरीबी देखी है, कहीं नहीं देखी है, लेकिन कहने में क्या जाता है, कह दीजिए, ठीक है? एक गरीब आदमी भरी धूप में इस धान में जिस प्रकार से खाद डाल रहा होगा, वो जो कीटनाशक छिड़क रहा है, उसके अंदर जा रहा है, कितना कष्ट, धूप, गर्मी, बरसात में सह रहा है, वो क्या जाने? एसी चैम्बर में बैठे हुए लोग, वो कभी एसी से बाहर नहीं जाते। रूम टेम्परेचर मेंटेन है हमेशा, 25 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, बल्कि 17-18 पे चलाओ भाई, रूम को कूल करो। गर्मी में कंबल ओढ़ के सोना है उनको, रजाई ओढ़ के, गर्मी में क्या मजा आता है कि भरी गर्मी है, 45 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, 50 डिग्री, और आप अंदर रजाई ओढ़ के सो रहे हो। ये हमारे इलीट वर्क करता है, समझ जो, और वही पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, और वही क्या करते हैं? कानून बनाएंगे, किसके लिए? देश के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। तो कैसा कानून बनाएंगे? वो जानते ही नहीं, वो महसूस ही नहीं किए हैं कि किसान को कितना दर्द होता है। रात में 12 बजे उठ के पानी लगाने जाना है गेहूं में, पता चला ज्यादा पानी लग गया, गेहूं खराब हो गया, धान सड़ गई, उसको कोई कुछ नहीं आइडिया है।
तो नेता कैसा होना चाहिए? जो कॉमन मैन के बीच का आदमी, जो रियल में चीजें झेला हो, महसूस किया हो। आजकल युवाओं की बात सोचो, देश सबसे ज्यादा यूथ आबादी है पूरी दुनिया में, 66%। युवाओं की बात कोई नहीं होती, समझ रहे हो? और सबसे ज्यादा परेशान कौन है आजकल? यूथ, युवा। लेकिन बात कोई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये तो जवान आदमी हैं, ये तो मौज ही कर रहे हैं, इनके जीवन में क्या कष्ट है। कॉलेज आते हैं बढ़िया, घूम घाम के यहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं, कैंटीन में खा रहे हैं। अरे कितना मेंटल हरासमेंट हो रहा है बच्चों का, कितना मानसिक स्ट्रगल है, ये कोई नहीं जान रहा। घर वालों का प्रेशर अलग है, स्कूल वालों का अलग है, कॉलेज वालों का अलग है ना? बच्चे कोई रिलेशनशिप में है तो उसका प्रेशर अलग है। आजकल सबसे ज्यादा सुसाइडल रेट्स यूथ में है। सुसाइड कौन करता है? जो बहुत परेशान होता है। एक जमाना था जब किसान करते थे, ठीक है? क्यों? किसान कर्ज के बोझ के तले दब जाता था। लेकिन एनसीआरबी का पिछले साल का डाटा मैं आपको बता रहा हूं। एनसीआरबी मींस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत सरकार की संस्था है। उसने बताया कि अब सबसे ज्यादा लोग यानी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस के नीचे दबे हुए, माँ बाप की उम्मीदें हैं कि मेरी बिटिया 10th में 90% लेके आएगी। अरे नहीं ला पाई वो, तो उसको इतना ताना सुनाएंगे कि वो मेरी बच्ची जाएगी कोटा में और आईआईटी कोचिंग करेगी, नीट निकालेगी। नहीं कर पा रही, वो कुछ और करना चाहती है। लेकिन बच्चों को उनके दिल की सुनने नहीं दिया जाता। बच्चे सिर्फ माँ बाप की आकांक्षाएं पूरी करने की चीज हो गए, इसीलिए वो ज्यादा परेशान है। क्या आप माँ बाप की आकांक्षाओं पूरा करने के लिए पैदा हुए हो? आपकी अपनी भी तो लाइफ है, आपका अपना भी तो जीवन है। आपका मन कर रहा है कि मैं अच्छी सिंगर बन जाऊं, लेकिन माँ बाप कहते नहीं, उधर चपरासी की नौकरी निकालो, सरकारी नौकरी जल्दी से, क्लर्क बनो तुम। तुम्हारा मन करता है मैं डांसर बन जाऊं, अच्छा डांस करूं, दुनिया में नाम कमाऊं, अच्छी क्रिकेटर बन जाऊं, अच्छा स्पोर्ट्स खेलूं। इसका स्कोप ही नहीं है। या कि अच्छी पेंटर बन जाऊं, अच्छी ब्यूटी पार्लर वाली बन जाओ, बढ़िया ब्यूटी पार्लर जो करती है चीजें, क्या बोलते हैं उनको? ब्यूटिशियन, ये बन जाऊं। तुम्हारे अंदर स्किल्स है, ये सब काम करने का मन करता है, लेकिन बोला कि नहीं ये सब बेकार काम है, अच्छी चीजें नहीं है, जबकि तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें है। तो सबसे ज्यादा सुसाइडल रेट्स युवाओं में है, और इस उम्र में उनके बहुत सारे पर्सनल रीजन, रिलेशनशिप वाले। क्योंकि ना माँ बाप समझाते हैं ना टीचर समझाते हैं, इन मुद्दों पे बात ही नहीं करते उनसे। ये तो टैबू टॉपिक्स है, इसे बात मत करो। और बच्चे इस दौर में, इस उम्र में उनसे गुजरते हैं। कब तक आप आंख मूंदोगे? आपके माँ बाप भी इस उम्र में इससे गुजरे होंगे, लेकिन उनको लगता है कि मुझे तो कोई समझाया नहीं, मैं तो बच गया एटेंडम, तो ये भी ऐसे समझ जाएंगे। लेकिन वो जमाना नहीं है। समय के हिसाब से चीजें अपडेट होनी चाहिए, आपको बतानी चाहिए कि बेटा अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉर्मल, ये सबके साथ होता है, ठीक है? आपको पहली बार किसी से ऐसा अट्रैक्शन हुआ है, आपके पेट में गुदगुदी हो रही है कि कितना अच्छा लग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉर्मल, ये सबके साथ होता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोन्स ऐसे हैं। इट्स नॉट यू, इट्स योर बायोलॉजी। आप जो कुछ भी कर रहे हो आप नहीं कर रहे हो, कौन कर रहा है फिर? आपके हार्मोन्स कर रहे हैं। कोई आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वो अच्छा है नहीं है ये पता नहीं, क्योंकि आपके हार्मोन्स ऐसे रिलीज हो रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, बस। समझ रहे हो? एक बुक है ये किसी एक बड़े थिंकर की, इट्स नॉट यू, इट्स बायोलॉजी। आप जो सोचते हो, जो करते हो, आप कुछ नहीं करते, आपके हार्मोन्स आपसे ऐसा करवाते हैं। तो ये अगर माँ बाप आपको समझा दें, ये टीचर आपको समझा दें, तो आप ज्यादा बहोगे नहीं। लेकिन ठीक है, नॉर्मल ही तो है, कौन सी बड़ी बात, सबके साथ होता है ऐसा। हाँ, नहीं हो रहा है ऐसा तब दिक्कत, तब आपको इलाज की जरूरत है कि आप सामान्य ह्यूमन बीइंग नहीं हो, फिर ऐसा नहीं हो रहा है, ये सबके साथ होता है। तो गांधी को समझते कि 15 से 17 तक वो घूमते हैं और 17 में लखनऊ में होते हैं। लखनऊ में उनसे एक व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम होता है राजकुमार शुक्ला। क्या नाम होता है? वो कहां के होते हैं? वो होते हैं पश्चिमी चंपारण बिहार के। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था 1916 में। कहां हुआ था अधिवेशन? लखनऊ में। और वहीं मिलते हैं गांधी जी से कौन? राजकुमार शुक्ला। और वो बताते हैं अपने एरिया की कहानी। जैसे आप मिलते हो तो बता के तो होगे ना, किसी को मिल गए कि मेरे एरिया में तो ये चल रहा है। तो राजकुमार शुक्ला ने बताया कि गांधी जी, मेरे एरिया में बड़ा शोषण है, अंग्रेजों ने पूरे किसानों को गुलाम बना दिया है,
क्यों? जबरदस्ती नील की खेती कराते हैं, 3 कठिया पद्धति लागू कर दिए हैं, जितना पैदा करते हैं किसान सब अंग्रेज ही ले रहे हैं, किसान वहां मर रहा है। कृपया करके एक बार आप आइए वहां, कुछ उनको मुक्ति दिलाइए। तो गांधी जी पहली बार किसी आंदोलन को लीड करने के लिए कहां जाते हैं? चंपारण। आप लोग कभी चंपारण गए हो? नाम सुना है चंपारण का? क्या फेमस है वहां का? चंपारण का क्या फेमस है? कौन कौन बिहार से है इसमें? बिहार वाले हाथ उठाए। 1 बस। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो बच्चा? 2। तुम कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो? हाँ? पटना से। इतना स्लो क्यों बोल रही है? पटना ठीक है, पटना वाले तो तेज होते हैं। तो बिहार का सबसे वेस्टर्न, एक तरह से कह लो नॉर्थ वेस्टर्न जिला है क्या? पश्चिमी चंपारण। चंपारण 2 है वहां, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। जैसे बंगाल भी 2 था, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, अंग्रेजों ने तोड़ा था। तो गांधी जी कहां जाते हैं? पश्चिमी चंपारण। वहां हेडक्वार्टर है बेतिया। क्या नाम है जगह? बेतिया। बेतिया, हाँ ठीक है। एक बार मैं गया था वहां एक धर्मशाला में गांधी जी रुकते हैं। जैसे ही गांधी वहां पहुंचते हैं, वहां का कलेक्टर और एसपी गांधी को तुरंत चंपारण से भाग जाने का आदेश देता है। क्यों? कि गांधी जाते हैं जहां, वहां भीड़ लग जाती है। तो वहां का कलेक्टर एसपी डर जाते हैं कि ये कौन आ गया, और तुरंत कहते हैं कि तुरंत इस जिले से बाहर निकल जाओ, तो इस जिले में तुम नहीं रह सकते। तो गांधी उनके सामने पहला आंदोलन उन्हीं के सामने करते हैं, बैठ जाते हैं। किस अधिकार से आप मुझे यहां से जाने के लिए कह रहे हो? ऐसा कोई मैंने अपराध किया है? कोई अधिकार नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, जो करना है कर लो। और फिर वो नहीं जाते। अगले दिन वो किसानों से मिलते हैं और एक धरना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं कलेक्टर को कि इन किसानों की मांगे मान ली जाए जो कह रहे हैं। ब्रिटिश सरकार डर जाती है, गांधी जी की बात मानने के लिए एक आयोग बना देती है, एक कमेटी, और कहती है कि ये कमेटी इन मामलों की जांच करेगी और अगर ये बातें सच पाएंगी तो किसानों को मुआवजा देगी। और उस कमेटी में गांधी को भी एक मेंबर बनाती है कि आप भी उसमें। और वो कमेटी जांच करती है और जितने भी आरोप लगाए थे किसानों ने सच पाए गए, और बाद में अंग्रेजों को मुआवजा देना पड़ा। मतलब किसानों को प्रॉफिट हुआ, पैसा हुआ। ठीक है, तो ये पहली जीत थी। और पहली जीत के बाद गांधी फेमस हो गए। मतलब आप पहले क्रिकेट मैच में उतरे हैं और आपने सेंचुरी बना दी, तो क्या होगा? आपका नाम चल जाएगा ना। जैसे वो बिहार का जो अभी लड़का था, क्या नाम था उसका? 14-15 साल का लड़का जिसने आईपीएल में बहुत मारा है, सूर्यवंशी। कौन सूर्यवंशी? क्रिकेट देखते हो आप लोग? वैभव सूर्यवंशी। बहुत पीछे हो आप लोग, क्रिकेट नहीं देखते? क्या देखते हो? कहानी घर घर की, ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखिए आप। लड़कियां आजकल मैंने देख रहा हूं बहुत सारा क्रिकेट देखती हैं। क्रिकेट में लड़कों से ज्यादा इंटरेस्ट लड़कियों का आ रहा है। तो वैभव सूर्यवंशी नाम का ये लड़का बिहार के समस्तीपुर से है। उसने आईपीएल में जम के मारा। 14-15 साल का लड़का है, छा गया पूरी दुनिया में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में। तो गांधी ऐसे ही छा गए कि पहले ही आंदोलन में गए और छक्का मार दिया, छक्के पे छक्का, और अंग्रेजों को झुका दिया, बात मानने के लिए मजबूर कर दिया। लोग, बिहार के लोग शैक्षणिक रूप से पहले भी बहुत पीछे थे। सबसे कम लिटरेसी रेट कहां की है? बिहार। और जहां अशिक्षा ज्यादा होती है वहां क्या होती है? धर्मांधता ज्यादा होती है। धर्मांधता मीन्स वो धर्म को अंधानुकरण फॉलो करते हैं। हर चीज में उनको भगवान दिखता है, हर चीज में उनको लगता है कि अल्लाह की रहम बरकत से ही सब हो रहा है। ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि मूर्ख है। मतलब उनको लॉजिकल साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है उनका। वो कैसे हैं? रिलीजियस टेम्परामेंट के लोग हैं। तो गांधी को बिहार वाले भगवान मान लिए। मतलब क्यों मान लिए? क्योंकि एक ऐसी संस्था जो हमेशा उनको पीट रही है, जो हमेशा उनको शोषण कर रही है, एक व्यक्ति आता है और उसको ही झुका देता है, वो उनको पैसे देने लगती है। तो आप भी तो मानोगे ना, कोई तो महाभगवान है, अवतरण लिया है, जिसकी बात इन लोगों ने मान ली, ये दैत्य लोगों ने। तो गांधी की पूजा से गांधी डर गए इस बात से। ये क्या हुआ? मैं तो भगवान न बन जाऊं कहीं इधर। गांधी जी जीवन भर इसी बात से डरते रहे कि कहीं ये मुझे भगवान न बना दे, क्योंकि इंसान बड़ा शैतान आदमी है। जहां भी वो कुछ अच्छा देखता है तुरंत उसको भगवान बना देता है।
अब भगवान बनना मतलब आपके अंदर फिर वो बुराई नहीं देखते, फिर क्या देखते हैं? अच्छाई। जैसे गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध ये विरोध करते रहे जीवन भर कि मूर्ति पूजा बुरी बात है, मूर्ति की पूजा मत करना, भगवान नहीं होते, आत्मा कुछ नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो मरे, लोगों ने उन्हीं की पूजा करना शुरू कर दी कि आप ही भगवान है। उन्होंने कि ये क्या हुआ सर, देख रहे होंगे कहीं से होंगे तो, कि इन मूर्खों को मैं जीवन भर जो चीज समझाता रहा कि मूर्ति पूजा नहीं, उन्हीं की मूर्ति बना दी गौतम बुद्ध की। आप देखो मूर्ति ही मूर्ति है, और जीवन भर उसी चीज को लेकर चले कि मूर्ति पूजा गलत बात। तो ऐसा होता है। ठीक, चलो निकालो।